डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि ऐसे कौन कौन से वर्ल्ड लेवल पे ऐसे थ्रेड्स हैं, या फिर बात करूँ कि पोटेंशियल थ्रेड्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो एक चिंता का विषय बने हुए हैं सभी देशों के लिए। फिर बात करूँ कि कैसे सभी देश जो है इन सभी वर्ल्ड लेवल पे जो भी चिंता या फिर जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनको एक साथ काउंटर करने के लिए तैयार हैं। या फिर बात करूँ कि कैसे आप लोग जो सीमलेस इंटरनेट चलाते हैं वो कैसे पॉसिबल है, या फिर मैं बात करूँ कि कैसे ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कैसे काम करती है। तो जानेंगे इन्हीं टॉपिक्स के बारे में, साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स ही। एंड जैसे आपको पता है कि ये हमारी करंट अफेयर सीरीज़ है, बट इसके साथ साथ हमारा जो मेन फोकस है वो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। तो हेलो एंड नमस्कार डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू रॉक क्लासेस। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस। अभी जो मेरे फ्रेंड्स पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, बट जो मेरे दोस्त नए जुड़ते हैं उनको बता दूं कि हमारे करंट अफेयर की सीरीज़ है। एंड एज यू नो कि हमारा फोकस जो है वो करंट अफेयर्स के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। बिकॉज बी डिफरेंस मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं कि डजंट मैटर आप कितने भी एक्सेल कर रहे हो अपनी एकेडमिक वाइज, बट आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल ग्रोथ में। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप एकेडमिकली एक्सेल करके अपनी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो अचीव नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के साथ में हर रोज़ एक नया कोड शेयर करता हूँ, जिसे अगर आप लाइफ फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, सेवरल ईयर्स या फिर सेवरल मंथ्स के बाद में आप अपने जीवन के अंदर एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर देखेंगे। तो आज का जो कोट है आप सभी के लिए कि बिलीव यू कैन एंड यू विल हाफ वे देयर। इवेंट्स कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे कुछ जो ड्रीम्स होते हैं या फिर ऐसे कुछ गोल्स होते हैं वो देखते हैं कि हमें लगता है कि एंड एक दो बार अगर उनमें फेल हो जाए तो वो लगता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है या फिर ये हम नहीं कर सकते हैं। यानी ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, हम जो देखते हैं आसपास। बट जो थियोडोर रूज़वेल्ट का जो ये कोट है कि बिलीव यू कैन एंड यू विल हाफ वे देयर, इसका मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी गोल अगर आपने पहले से सोच रखा है, यानी आपने सोच रखा है कि मुझे अचीव करना है, या फिर आप कोई गोल की तरफ सोच रहे हैं कि मुझे अचीव करना है, तो या फिर प्लानिंग कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है या फिर जो राइटर है इनका ये कहना है कि आप अगर उस चीज़ में बिलीव कर लेंगे ना, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी चीज़ जब होती है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई गोल है, अगर आपको उसके अचीव करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने आप पे। डजंट मैटर आपने कितने फेलियर्स देखे पास्ट के अंदर या फिर कितनी चीज़ें जो हैं वो लैग करी हो पीछे, बट एट द एंड ये एक नई शुरुआत है। अगर आप नई शुरुआत करते हैं, यानी कि मान लीजिए एक स्टडी के पर्सपेक्टिव से आप बताता हूँ कि एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव है, मान लीजिए कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आप उसमें अगर कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि दैट इज़ द लास्ट थिंग। अब अगर आप मान लीजिए आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो अगर आप अगले दिन से शुरुआत करते हैं तो वो एक नई शुरुआत होगी। तो जब आप वो नई शुरुआत करेंगे तो उस समय पर आपको ये सोचना पड़ेगा, कि आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अगर आप पहले ही ये सोचेंगे कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मैं पहले भी इसमें फेल हो गया था, तो चीज़ जो है वो और ख़राब होती चली जाएंगी आपके लिए। तो इससे अच्छा है कि पहले आप अपने आप पे बिलीव करें, अपने आप पे एक विश्वास अपने आप को दिलाएं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। एंड अगर आप अपनी एक बार पॉजिटिव थिंकिंग ये सोच ली कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो हाफ बैटल जो है वो आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। बिकॉज जब आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आपकी साइकोलॉजी है वो इसी अकॉर्डिंग वर्क करती है एंड ये आपको पुश करती है कि आप थोड़ा और हार्ड वर्क पुट इन करें किसी भी चीज़ के अंदर। तो जब आप थोड़ा सा और हार्ड वर्क पुट इन करेंगे, थोड़ा अपने आप पे विश्वास रखेंगे, तो चीज़ें जो है वो आपके अकॉर्डिंग होती चली जाएगी एंड आप जो गोल है उसको ईजीली अचीव कर पाएंगे। तो ये था आज का कोट आप सभी के लिए। मैं चाहूँगा कि जो अफर्मेशन होती है अपने आप को, एक रोज़ आपको जो भी बनना है, अब अपने आप को हर रोज़ सुबह उठ के वो एक अफर्मेशन ज़रूर दीजिए कि हाँ मैं ये हूँ। डजन अभी आप है नहीं, बट आप आपको रोज़ एक विश्वास दिलाएंगे। हाँ मान लीजिए आपको एक IPS ऑफिसर बनना है, तो आपको हर रोज़ अपने आप को बोलना पड़ेगा यस आई एम IPS ऑफिसर। तो ऐसे क्या होगा कि आपकी हैबिट्स जो है उससे अकॉर्डिंग फॉर्म होने लगेगी, आपका बिहेवियर जो है उससे अकॉर्डिंग चेंज होने लगेगा। तो ये था आज का कोट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल आप सभी के लिए है कि हु वॉन द 2022 बुकर प्राइज एंड फॉर विच बुक। आपको ये बताना है कि बुकर प्राइज जो है वो किस व्यक्ति ने जीता है 2022 का, एंड किस किताब के लिए ये प्राइज जीता है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। एंड अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो थोड़ा सी रिसर्च कर लीजिए। आई एम श्योर कि आप इसके बारे में थोड़ी रिसर्च जब करेंगे तो हमको पता लगेगा किस कैटेगरी में दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है एंड किसको मिला है ये किताब।
तो यार ये था आज का सवाल आप सभी के लिए। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द आर्टिकल्स। आज है 28 नवंबर एंड आज का जो पहला आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर वो है द मैनी ग्रेव रिस्क कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड टुडे। अभी डेवन आपको पता है कि ये 21st सेंचुरी चल रही है, बट हमने देखा कि कैसे लगभग कुछ बीते हुए सालों के अंदर कैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है, या फिर मैं बात करूँ कि वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स जो है वो कैसे चेंज हो रही है। इतने सारे वर्ल्ड इवेंट्स हमने देखे हैं, चाहे वो मेडिसिन या चाहे हमारी हेल्थ को लेकर जैसे कोरोना वायरस है, या चाहे वॉर के पर्सपेक्टिव से देखें जैसे इजराइल हमास का वॉर है, यूक्रेन रशिया का वॉर है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड चीज़ें हैपन हो रही है। बट ऐसे में जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनका क्या कहना है इस बारे में, या फिर कैसे एक पोटेंशियल थ्रेट जो बने हुए डिफरेंस मतलब अलग अलग जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं उनको लेकर कैसे क्या चिंताजनक है सभी देश। तो ग्लोबल डिसऑर्डर की बात करूँ तो कैसे जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है विटनेस प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इश्यूज अक्रॉस कॉन्टिनेंट लीडिंग टू अ स्टेट ऑफ परपेचुअल डिस्कॉर्ड पोजेसिंग चैलेंज टू ग्लोबल स्टेबिलिटी। अभी केवल एक तो होती है कि स्टेबिलिटी मेंटेन करना। अब स्टेबिलिटी मेंटेन करने का मतलब ये है कि जितने भी देश हैं वो आपस में एक अच्छे लेवल पे एक ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है, सभी देशों में पीस मेंटेन हो रखा है, कोई बीमारी कोई जो कहते हैं ना कि वर्ल्ड लेवल पे कोई हेल्थ रिस्क नहीं है, सभी चीज़ें जो हैं वो एक अलाइनमेंट में चल रही। बट ग्लोबल डिसऑर्डर जो है वो पिछले कुछ समय से हमें देखने को मिल रहा है, कैसे वॉर्स कंटिन्यूशन में है, चाहे अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे बात करें, डिफरेंट पार्ट्स की बात करें, सभी के अंदर वॉर्स चल रही है, हेल्थ रिस्क है, चाहे AI को लेकर चीज़ें डिस्टर्ब है, या फिर सभी चीज़ें जो है ये एक कैसे ग्लोबल स्टेबिलिटी है उसको डिस्टर्ब कर रही है। उनमें से एक जो इशू है वो टेररिज्म का भी है, बिकॉज हमने देखा कि कैसे डाइवर्स जो कैपेबिलिटीज़ है, जैसे कि डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप इमर्ज डिस्प्लेइंग द डाइवर्स सेट ऑफ मोटिव्स एंड कैपेबिलिटीज चैलेंजिंग इवन नेशनल्स विद पावरफुल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। अभी पावरफुल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जैसे जो देश हैं, जैसे कि चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, तो इन सभी के अंदर भी टेररिज्म है, ये एक पोटेंशियल थ्रेट है। बिकॉज आपको पता है कि 2001 के अंदर जब ट्विन टावर पे हमला हुआ था, तो उस समय जो टेररिस्ट थे, चाहे वो अलकायदा के हो, चाहे हमस के आतंकवादी हो, चाहे अलग अलग जैसे तारीख है, लश्कर तैयबा है, तो इन सभी के जो टेररिस्ट हैं ये एक थ्रेट तो हर एक देश के लिए बने हुए हैं, चाहे इसराइल के अंदर हो, चाहे अमेरिका के अंदर हो, चाहे पाकिस्तान लेड जो लश्कर तैयबा है वो इंडिया के लिए एक थ्रेट जो है, थ्रेट नहीं कहेंगे बट एक प्रॉब्लम जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बने हुए हैं। तो ऐसे में जो डिफरेंट कैटेगरीज के जो थ्रेट्स हैं ये कैसे एक पोटेंशियल रिस्क बने हुए हैं, इन सभी को देखेंगे। साथ ही बात करूँ तो यूक्रेन रशिया का जो वॉर है, अब ये एक कोई कैटेगरी यानी कि टेररिज्म की कैटेगरी में नहीं आता है, बट स्टिल जो वॉर है, चाहे वो आप ज़मीन की लड़ाई कह लीजिए, चाहे एक डोमिनेशन दिखाने की नज़र से देख लीजिए, चीज़ें जो है वो अनस्टेबिलिटी की ओर इशारा ज़रूर करती है। बिकॉज आपको पता है कि अगर एक बार कहीं पे वॉर स्टार्ट हो जाती है तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इफेक्ट ज़रूर करती है। बिकॉज आपने देखा कि कैसे अगर जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो उसके अंदर प्राइस जो है ऑयल की, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज से लिया गया हो या नेचुरल गैस जो है, इन सभी की सप्लाई जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इम्पैक्ट ज़रूर होती है। तो ऐसे में क्या होता है, इकोनॉमी जो है वो ज़रूर इम्पैक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी इस ग्लोब के किसी कोने पर अगर वॉर हो रही है तो वो सिर्फ उन्हीं 2 देशों को इफेक्ट कर रही है, या फिर जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं उन्हीं को ही अफेक्ट कर रही है, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड को या पूरे जो अर्थ है उसको किसी न किसी वे में अफेक्ट ज़रूर करती है। वेस्ट एशिया की बात करूँ तो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन जो है वेस्ट एशिया के अंदर जैसे देश आ गए, जैसे कि हमें पता है इजराइल और हमस के बीच में जो भी वॉर चल रही है, तो इंटेंसिफिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन पोजेस चैलेंजेस टू पीस एग्रीमेंट्स एंड हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन प्रीपेचुएटिंग इंस्टेबिलिटी। अभी मैं बात करूँ कि कैसे एग्रीमेंट्स हैं, चाहे पेरिस एग्रीमेंट चलो एक एनवायरमेंट रिलेटेड है, बट अब्राहम अकॉर्ड है, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो पीस एंड स्टेबिलिटी को लेकर चीज़ें हैं। तो UN जब कोई प्लान बनाता है या फिर ऐसे कुछ आइडिया जो है जब देश के सामने रखता है, तो उसका मकसद यही होता है कि सभी वर्ल्ड लेवल पे जो जितने भी देश हैं वो आपस में एक पीस मेंटेन करके रखेंगे, एंड आपस में चीज़ों को जो है वो ईजी वे में शॉर्ट आउट करेंगे। बट क्योंकि चलो एक ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना कि कैसे टेररिज्म जो है ये तो एक ऑल ओवर डिफरेंट चीज़ है, बट जब देश ही आपस में एक दूसरे को इतना कन्फ्रंट करेंगे या फिर एक दूसरे के साथ वॉर करते रहेंगे, तो ये जितने भी अकॉर्ड्स हैं, जितने भी पीस एग्रीमेंट्स, इनका फ़ायदा क्या हुआ फिर
यूएन बनाने का। अब यूएन के अंदर सभी देश इंक्लूडेड हैं जिनों के अंदर जिन सब के अंदर वॉर चलती रहती है। तो ऐसे में वही पहले जो देश हैं वही एग्रीमेंट करते हैं कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, पीस मेंटेन करेंगे, एंड आफ्टर दैट चीज़ों को वही एस्केलेट करते हैं एंड वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट करते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन की बात करूँ तो ये भी पीछे नहीं है टेंशन्स के चीज़ों को लेकर अगर देखें तो कैसे चाइना जो है अपना डोमिनेंस दिखा रहा है, जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर है। हम ऑलरेडी इसके ऊपर चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। द स्ट्रेटेजिक राइवलरी बिटवीन मेजर पावर सिग्निफाइज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रीजनल डायनामिक्स एंड द लिमिटेड स्कोप फॉर कोऑपरेशन। अभी चाइना जो है वो दो फ्रंट पर लड़ रहा है दोस्तों। एक तो ये कि अमेरिका को एज ए सुपर पावर ऑलरेडी जो है चाइना उसको काउंटर करके एज ए सुपर पावर इमर्ज करना है अपने आप को, चाइना का ये मानना है। वहीं दूसरी तरफ चाइना ये भी चाहता है कि जो उसका डोमिनेंस है यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन है उसको वो बढ़ता जाए। एंड इसी चीज़ों को लेकर वो कभी श्रीलंका से, कभी जो छोटे छोटे देश हैं मालदीव्स है या फिर बांग्लादेश है, इनके सब टाइज अप करता रहता है ताकि जो एक बिग पावर है इंडिया का उसको एक नीचे लाया जा सके। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो एक तरफ तो हम बात करते हैं कि पीस मेंटेन करने की, सभी चीज़ों को एक साथ लेके चलने की, बट वहीं दूसरी तरफ चाइना जो है तो वो अपना एक डोमिनेंस जो है वर्ल्ड वाइड बढ़ाना चाह रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल अब ये तो थी कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़मीनी स्तर पर कहते हैं ना कि जो आपस में दो देश फिजिकल लड़ाई जो होती है वो चल रही है, बट टेक्नोलॉजिकल रिस्क है वो भी कम नहीं है। बिकॉज आपको पता है कि जो वर्ल्ड है वो एक तरीके से पूरा डिजिटली हो चुका है। तो इसको लेकर जो वल्नरेबिलिटीज़ है डिजिटल रेम के अंदर उसकी बात करेंगे कैसे वेयर एडवांसमेंट लाइक एआई एंड साइबर टेक्नोलॉजी पॉज सिग्निफिकेंट रिस्क टू सिक्योरिटी एंड ट्रुथ। अभी पहले जो कन्वेंशनल वॉर हुआ करती थी वो गन से, बैटल टैंक से, शिप से या फिर बॉम्ब्स हुआ करती थी, बट आज का जो समय है ये टेक्नोलॉजी का समय है। एंड ऐसे में आपको पता है कि जो डेटा है वो एक न्यू ऑयल है सभी के लिए। अगर किसी देश के पास किसी दूसरे देश का डेटा अवेलेबल है तो वो एक पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं पूरे देश को एक साथ बर्बाद कर सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है जहाँ पे सिर्फ वन ऑन मैन टू मैन लड़ाई सिर्फ एक खतरा नहीं है, बल्कि ये जो टेक्नोलॉजिकल रिस्क है, चाहे वो एआई को लेकर हो चाहे वो साइबर टेक्नोलॉजी को लेकर हो, तो ये भी एक पोटेंशियल थ्रेट बना हुआ है सभी देशों के लिए। अभी कैसे सभी देश जो है वो एआई को लेकर चीज़ों को लेकर काफ़ी लॉज ऑलरेडी बना चुके हैं, चीज़ों को और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है बस। बट जो एथिकल हैकिंग होती है वो उसके ऊपर काफ़ी लॉज ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया हो चाहे अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, ये सभी ऑलरेडी अपने अपने जो बयान है वो दे चुके हैं। बट जो हैकर्स होते हैं जो एक आपने देखा होगा कई बार रशिया के हैकर्स जो हैं वो अमेरिका की कुछ एजेंसीज़ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैक कर लेते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें जब होती है तो ये एक पोटेंशियल थ्रेट ज़रूर बना हुआ है। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करूँ तो पोटेंशियली रिस्क डोमेन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग एक्नॉलेजिंग इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव पावर बट वार्निंग अबाउट एसोसिएटेड डेंजर्स। अब क्वांटम कंप्यूटिंग वही जैसा आपको बता रहा हूँ कि कैसे एआई या फिर कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें जो है डेटा जो है ये सब ब्रीच होने के खतरा एक जो बना रहता है, तो इन सभी को काउंटर करने की ज़रूरत है सभी देशों को। अभी तक हम लोग जो है वो दो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। पहला तो ये कि जो ज़मीनी स्तर पर लड़ाई होती है वो वन ऑन मैन टू मैन जो लड़ाई होती है, दूसरा ये कि जो पोटेंशियल थ्रेट है एआई का या साइबर अटैक्स का वो, प्लस तीसरा जो चीज़ है या फिर तीसरा एक चिंता का विषय है सभी देशों के लिए वो है ग्लोबल हेल्थ कंसर्न। बिकॉज अभी हमने देखा कि कैसे कोविड-19 जो वो एक स्ट्रैटेजिक चीज़ थी चाइना की, कैसे उन्होंने एक वायरस जो है वो हम कहते हैं ना कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब है या हाइड्रोजन बॉम्ब है, तो ये जो चाइना की तरफ से कोविड-19 था ये एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर था ये एक तरीके से, जहाँ पे कुछ ऐसी वायरस उन्होंने क्रिएट किया था कि पूरा विश्व जो है वो इस चीज़ से सफ़र कर रहा था उस समय पे। तो अब ये जो चीज़ है ना कि ग्लोबल हेल्थ कंसर्न जो है ये ऑलरेडी सभी देशों के लिए बने हुए हैं। बिकॉज आपको पता है कि अगर एक बार ऐसी कोई चीज़ रिलीज़ हो जाती है जैसे चाइना से हो गई थी, तो कि कितना डेंजरस हो सकता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली ये जो एवरीडे लाइफ है हमारी या फिर जो ग्लोबल स्टेबिलिटी है इसको इम्पेक्ट ज़रूर करता है। तो क्लाइमेट चेंज है एक चीज़ कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, कॉन्सिक्वेंसेज माइट बिकम सिग्निफिकेंट थ्रेट्स इन ऑनगोइंग सेंचुरी अफेक्टिंग वेरियस फैसेट्स ऑफ ग्लोबल लाइफ। अभी चाहे वो एआई की बात करूँ, चाहे ग्लोबल हेल्थ की बात करूँ, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात करूँ, तो ये सभी जो एक पोटेंशियल थ्रेट सभी देशों के लिए बने हुए हैं, स्पेशली इंडिया के लिए, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड पॉल्यूटेड सिटीज़ के अंदर उनमें हमारे
देश की काफ़ी लगभग 3 या 4 सिटीज़ जो है हमारे देश की हैं। तो ऐसे में क्लाइमेट चेंज हो या पोल्यूशन हो, इन सभी को काउंटर करना ये सभी देशों की जिम्मेदारी बन जाती है इस समय पे। जब हम बात करते हैं इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की, या फिर बात करते हैं इतनी वर्ल्ड लेवल पे एक कुछ भी एक हाईएस्ट लेवल अचीव करने के बारे में, तो जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, या फिर मैं छोटी नहीं आऊँगा बट ऐसे पोटेंशियल थ्रेट्स जो हैं या फिर जो भी दिक्कत है, इनको काउंटर जल्द से जल्द करके एक ग्लोबल पीस जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत है सभी वर्ल्ड लीडर्स को। Various physics factors and potential implications emphasizing the criticality of addressing these challenges for global stability and well-being। अब वही मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि कैसे ये सभी जो एक हमने देखा ना कि 21st सेंचुरी के अंदर इतने सारे थ्रेड्स जो हैं वो सभी के सामने हैं, बट अब क्योंकि वर्ल्ड लेवल या फिर बात करूँ टेक्नोलॉजी वाइज इतना एडवांस्ड हो चुका है कि ये सभी थ्रेड्स हैं वो जल्द से जल्द एलिमिनेट होने चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान के एक फ़ायदे के लिए ही इन्वॉल्व की जाती है, बट ऐसे में जैसे जो थ्रेड्स जब सामने आते हैं तो एक वर्ल्ड पीस को कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर करते हैं। तो सभी देशों को एक साथ आना चाहिए एंड आपस में चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, और जल्द से जल्द एक पीस मेंटेन जो है वो करने की ज़रूरत है वर्ल्ड वाइड। डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेकंड आर्टिकल वो है एवोल्यूशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन टेक्नोलॉजी। अभी डियर फ्रेंड्स बात करूँ तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। अभी आप जैसे आपको पता है कि कैसे कोविड-19 के अंदर सभी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे थे, सभी अपने अपने घरों में बंद थे। तो ऐसे में जो एकमात्र ज़रिया था जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर पा रहे थे वो था इंटरनेट। चाहे वो फेस टाइम हो, चाहे वो मैसेजिंग हो, चाहे चैटिंग हो, या कुछ भी चीज़ अगर करने की ज़रूरत थी तो हम ऑनलाइन ही करते थे। तो ऑनलाइन चीज़ों को ले जाने में सबसे जो एक मेन ज़रिया है वो था ऑप्टिकल फाइबर्स का। अब ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड मोर अक्रॉस वास्ट डिस्टेंसेस एट द स्पीड लाइट कनेक्टिंग द वर्ल्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। अभी आज का जो आर्टिकल है इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे जो ये केबल है या ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और कैसे ये फ्यूचर के अंदर और ज़्यादा एडवांसमेंट करके हमें फ़ायदा ही पहुँचाएगी। तो आपने देखा कि ऐसे इंटरनेट जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है वो हमारे कैसे काम की है इन कोविड-19 पैंडेमिक एंड स्टिल अभी जब हम एक दूसरे से कनेक्ट भी कर रहे हैं, चाहे मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ, चाहे आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं ऑनलाइन, तो ये इट इज़ ऑल बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर से वो इंटरनेट कैरी कर रही हैं। अब चार्ल्स काओ जो है उनका विजन था, बिकॉज इन्होंने ही सबसे पहले इस ऑप्टिकल फाइबर की नींव रखी थी। काउज फोरसेट रिगार्डिंग द सुपीरियरिटी ऑफ ग्लास फाइबर ओवर कॉपर वाइल लीड फाउंडेशन टू मॉडर्न फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। अभी चार्ल्स काओ जो थे उनका विजन ये था कि एक तो होती है जो ऑर्थोडॉक्स जो तो वायर्स होती है कॉपर की, उनको रिप्लेस करके उन्होंने कहा था कि अगर हम ग्लास फाइबर की जगह रखेंगे तो डेफिनेटली चीज़ों को और आसान किया जा सकता है। तो उन्होंने उनके इसी विज़न के द्वारा जो मॉडर्न फाइबर है ऑप्टिक्स की कम्युनिकेशन की स्पेशली उसको बिल्ड किया गया था, एंड इसीलिए उनको नोबेल प्राइज़ जो है फिजिक्स में उससे नवाजा गया था। वर्किंग मैकेनिज्म की बात करूँ तो कैसे अब इतना टेक्निकल वाइज आपको जाने की जरूरत है। आज करके इस विषय में मैं आपको ऊपर से एक जो बेसिक चीज़ है कि कैसे काम करती है वो आपको समझा देता हूँ। तो ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करती है, सभी को पता होगा 10th तक की बेसिक साइंस के अंदर लिखा हुआ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसका यूज़ करती है, कोडिंग लाइट थ्रू ग्लास स्टैंड्स बाय बाउंसिंग इट ऑफ एन इंटरनल सरफेसेस देयरबाय इनेबलिंग ट्रांसमिशन ऑफ इनकोडेड सिग्नल अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस विद मिनिमम लॉस ऑफ ऑप्टिकल पावर। अभी मैंने आपको जैसे बताया ना कि कैसे ग्लास रॉड जो है उनको पिघला के एक वायर स्ट्रैंड बनाया जाता है, एंड उसके ही ज़रिए जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके द्वारा जो बिजली है या फिर कम्युनिकेशन की जो वेव्स हैं वो ट्रैवल करती है विदाउट एनी लॉस। बिकॉज जब अगर हम कॉपर की वायर यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं लॉस का खतरा बना रहता है, बट ऐसे में अगर ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ किया जाएगा तो कम से कम मिनिमम लॉस होगा। उसके साथ साथ में जो एक बेटर क्वालिटी जो है इंटरनेट की वो हमें ज़रूर देखने को मिलेगी इससे। अब आपको पता है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो एक दूसरे से बाउंस करके यानी कि आपस में ही इंटरनल रिफ्लेक्शन पता है ना आपको कैसे रिफ्लेक्ट होकर आपस में ही रिफ्लेक्ट होकर आपस ट्रेवल करती रहती है। इससे क्या होता है कम से कम लॉस होता है चीज़ों का, या फिर जो सिग्नल्स हैं कम से कम लॉस होता है। अब कंपोनेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ऑफ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर ऑप्टिकल फाइबर एंड सिग्नल ट्रांसमिशन एंड रिसीवर अलाउइंग फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन रेट्स अप टू सेवरल टेराबिट्स पर सेकेंड।
अभी आपके और जो मेरा घर पे जो इंटरनेट है, अभी इसके अंदर आपको पता होगा कि स्पीड जो है Mbps या Gbps में आती है, बट ऑप्टिकल फाइबर जो है या फिर इनके अंदर क्या होता है कि टेराबाइट्स तक जो एक पर सेकंड की जो स्पीड है वो ऑप्टेन की जा सकती है। एंड इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर है, ट्रांसमीटर है, सिग्नल ट्रांसमिशन है या रिसीवर है, तो ये सभी एक साथ काम करते हैं, तभी एक फ्लुएंट डेटा फ्लो है जो है वो हमें देखने को मिलता है। डेवलपमेंट टाइमलाइन की बात करूँ तो आर्टिकल्स हिस्ट्री ऑफ लाइटिंग गाइडेंस फ्रॉम अर्ली एक्सपेरिमेंट इन द सेंचुरी बाय साइंटिस्ट लाइक कोलाडन, बेबिलेट एंड टिंडल टू द ब्रेकथ्रूज मेड बाय कैप्लन, कर्टिस एंड काउस इन द 20th सेंचुरी। अभी इस चीज़ को लेकर यानी स्पेशली कम्युनिकेशन को लेकर ऑलरेडी कई सारे जो साइंटिस्ट हैं वो उसके ऊपर वर्क कर रहे थे 19th सेंचुरी पर, जैसे कि कोलोडन है, बेबिलेट है, चाहे टिंडल है, तो इन्होंने कुछ काम किए थे, बट जो ब्रेक थ्रू है वो दिलाया था कैपनी, कर्टिस एंड काउ ने इन द 20th सेंचुरी। अब ऐसा नहीं है कि जो 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट इनका कोई रोल नहीं है, इन्हीं के ही नक्शे का नाम पर चल के या फिर इन्हीं का जो ये एक एक्सपेरिमेंट्स थे उन्हीं को मॉडिफाई करके उन्हीं पर थोड़ा और वर्क करके इन तीनों साइंटिस्ट ने 20th सेंचुरी के अंदर एक नई जो डिस्कवरी है वो की थी। एवोल्यूशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स की बात करो तो अर्ली फाइबर जो है वो सिर्फ यूज़ किया जाता था मेडिसिन के अंदर या डिफेंस के अंदर। ट्रांसमिशन ऑफ इमेजेस थ्रू ग्लास फाइबर एंड चैलेंजेस फेस ड्यू टू सिग्नल अटेंशन व क्रूशियल स्टेजेस इन द टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन। भी पहले जब ऑप्टिकल फाइबर यूज़ किए जाते तो ये सिर्फ डिफेंस और मेडिसिन में यूज़ किए जाते थे, वो भी सिर्फ इमेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए। बट जो कि मेन चैलेंज था उस समय पे वो भी यही था कि कैसे जो लॉस था सिग्नल का वो मैक्सिमम होता था उस समय पे। इसीलिए जब काओ का जो ये रूल था कि अगर हम कॉपर को ग्लास रॉड से रिप्लेस कर दें तो मिनिमम सिग्नल लॉस होगा, तो वो चीज़ जो है सक्सेसफुल हुई है। आज जो है हमें देखने को मिलता है कि कैसे ये एक ब्रेक थ्रू बना है इस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के अंदर। बिकॉज सबको पता है कि अगर इंटरनेट ही नहीं होता तो बाकी चीज़ें जो है AI से रिलेटेड हो, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर हो या डिफरेंट चीज़ें जो है वो वर्क नहीं कर पाती। तो एक मेन कंपोनेंट जो है इंटरनेट का वो है यही है। मैं बात कर रहा हूँ ना कि कैसे फाइबर केबल जो है यानी कि ग्लास रॉड से जो बनी होती है, तो ये एक मेन चीज़ है किसी भी कनेक्शन की माइलस्टोन की बात करूँ तो नोटेबल एडवांसमेंट हुई, जैसे कि लेज़र बायोमायाम एंड काओस ब्रेक थ्रू रिड्यूसिंग सिग्नल रिटेंशन थ्रू हाई प्योरिटी फ्यूज सिलिका स्टेबल प्रोपेल्ड द एवोल्यूशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। वेल अगेन आपको इतना कोई डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक पर नॉलेज जो है वो लेने की कैसे काम करता है ये ऑप्टिकल फाइबर एंड कैसे ये आपके टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में आपको मदद कर सकता है। एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करूँ तो मॉडर्न ऑप्टिकल फाइबर्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग हाई प्योरिटी ग्लास रॉड। अभी मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो ये मैन्युफैक्चर कैसे होती है कि कोई ग्लास जो होता है उसको पिघला के एंड देन उसके बाद में उस ग्लास को जो डायमीटर होता है अपने हेयर का, यानी आपका जो हेयर है उसके जितना डायमीटर की लंबी लंबी तारें जो है उससे बना दी जाती है, उसी को ही ऑप्टिकल फाइबर जो है उसके अंदर यूज़ लिया जाता है। तो ये था एक बनाने का तरीका, ये एक शॉर्ट एंड सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये बनती है। करंट स्टेटस एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिवली एप्लीकेशन कम्युनिकेशन मेडिसिन लेजर टेक सेंसिंग अलॉन्ग एन इनिशिएटिव लाइक इंडियाज नेशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज हिंट एंड एग्जिस्टिंग फ्यूचर। अभी एंड आपको पता है कि हमारा इंडिया जो है डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो ऐसे में जो एक ऑप्टिकल फाइबर है ये तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने ही वाली है। चाहे वो क्वांटम टेक्नोलॉजीज हो, चाहे फ्यूचर रिलेटेड लेज़र टेक्नोलॉजी हो, सिनेरियोज हो, चाहे मेडिसिन हो, टेली कम्युनिकेशन हो, इन सभी के अंदर ऑप्टिकल फाइबर की टेक्नोलॉजी है वो एक्सटेंसिवली यूज़ की जा रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार ये चीज़ बना दी तो सिर्फ काम ख़त्म। इसके अलावा और एडवांसमेंट चीज़ें जो है इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर चल रही है। देखा जा रहा है कि कैसे चीज़ों को ये जो सिग्नल लॉस हो रहा है, यानी अभी भी जो अगर 1-2% हो रहा है तो उसको कैसे मिनिमम 0% तक लाया जा सकता है। इंडिया से एडवांस फाइबर ऑप्टिक्स डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फैसिलिटीज लाइक द फाइबर ऑप्टिक्स लैबोरेटरी इन कोलकाता शोकेसिंग द कंट्रीज एफर्ट्स टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी हाई क्वालिटी फाइबर ऑप्टिकल फाइबर विद मिनिमम सिग्नल लॉस। अभी कोलकाता के अंदर लेबोरेटरी ऑलरेडी जो है इस्टेब्लिश की जा चुकी है, ताकि जो मैंने आपको बता दूँ कि कैसे मिनिमल लॉस जो है उससे किया जा सके। अभी भी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो लॉस पे हम जा सकें, बट चीज़ें जो है वो वर्क कर रही हैं। रिसर्चर ऑलरेडी इस पर लगे हुए हैं, डेवलपमेंट की जा रही है ताकि जल्द से जल्द चीज़ें जो है उसको आसान बनाया जा सके एंड मिनिमम लॉस जो है उतना कम मिनिमम लॉस जो है वो अचीव कर सके इन दिस फील्ड। तो ये था आज का सेकंड आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आएगा कैसे जो ऑप्टिकल फाइबर है ये कैसे काम करता है, कैसे बना हुआ होता है और कैसे मदद कर सकता है हमें
टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के अंदर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड हेडलाइंस चेकआउट कर लेते हैं। करंट अफेयर्स भी यही है। इटली वॉन द डेविस कप ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1976। अब इटली ने जो है वो पहला अपना डेविस कप जो टेनिस के अंदर खेला जाता है तो उसको जीता है सिंस 1976। अब पॉल लिंच जो है, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, उन्होंने जीता है 2023 का बुकर प्राइज़ फॉर हिज बुक प्रॉफिट सॉन्ग। तो ये दोनों जो करंट अफेयर्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इनमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है हैज़ इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट। अब यूएई ने इनॉग्रेट किया है। आपको पता है यूएई एडवांसमेंट को लेकर काफ़ी चीज़ें करता रहता है बिकॉज दे हैव द फाइनेंस कैपिटल। तो इसीलिए जो एक दुनिया का सबसे बड़ा जो सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट है उसको इनॉग्रेट किया है यूएई ने। अब उड़ीसा ने सेलिब्रेट किया है बोईता बांदाना अबोट फेस्टिवल मार्किंग द मैरीटाइम ग्लोरी ऑफ द रीजन। और तो ये एक रीजनल फेस्टिवल है जिसको उड़ीसा ने सेलिब्रेट किया है मार्किंग द ग्लोरी ऑफ बोट रीजन। तो ये था कुछ हेडलाइंस। आई होप कि आपको अच्छी समझ में आएगी, चाहे हमारा पहला आर्टिकल हो चाहे सेकंड एंड चाहे ये हमारी हेडलाइंस। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, कमेंट कर दीजिए अपने आंसर्स को। एंड सिर्फ अपना आंसर नहीं, आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे साथ। एंड थैंक यू सो मच अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो। एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड सॉरी फॉर कि कल आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया बिकॉज ऑफ सम फैमिली कमिटमेंट्स। सो या दैट्स इट। दिस इज रूपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड।